हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की एसएसटी एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ क्लास 12th बोर्ड पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है आपकी बुक नंबर 1 का, जिसका नाम है समकालीन विश्व में राजनीति, यानी कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात हम कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 7 का नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि है भारत और वैश्वीकरण पर प्रतिरोध। चलिए, तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाते हैं। अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी जरूरत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी एक लिंक दी गई है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए, सारी चीजें सारी जानकारी के साथ आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, तो शुरू करें, आ जाओ जल्दी से। चलिए, तो भारत और वैश्वीकरण, इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। तो क्या भारत में वैश्वीकरण नहीं हुआ है? क्या अभी की देन है भारत में वैश्वीकरण? जी नहीं। कब से हो रहा है? बहुत प्राचीन समय से हो रहा है। ठीक है, रेशम मार्ग के बारे में आपने सुना होगा, जो चीन से प्रारंभ होता था और एशिया देश, दक्षिण एशियाई देशों और उसके साथ साथ अफ्रीकी कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जाता था। तो दोनों तरफ से आयात निर्यात होता था उस सिल्क रूट से या रेशम मार्ग से। ठीक है, ये तो हो गई प्राचीन समय की बात। फिर आया किसका शासन? अंग्रेजों का शासन। ठीक है, यानी कि औपनिवेशिक काल, जब अंग्रेजों ने भारत को अपना औपनिवेशिक बनाया। ठीक है, तो भारत औपनिवेशिक काल के दौरान, यानी कि जब ब्रिटिशर्स का कब्जा हम पर था, उस समय ब्रिटेन की साम्राज्य नीति के कारण पहले बुनियादी वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक रहा। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स का हम पर कब्जा था और ब्रिटेन के लोग हम पर कब्जा करने के लिए क्यों आए थे? अंग्रेज। बताओ भाई, यहाँ के रिसोर्सेस को देखते हुए, यहाँ की अपार धन संपदा को देखते हुए आए थे। जी हाँ, भारत पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेज आए, लूट के चले गए। तो अंग्रेज क्या करते थे? यहाँ के जो रॉ मटेरियल होते थे, कच्चा माल होता था, उनको अपनी कंट्रीज में भेजा करते थे। पहले तो यहाँ के बनी बनाई सामग्री को भेजते थे, जैसे कि यहाँ के बने सूती कपड़े, यहाँ के हस्तशिल्प से निर्मित विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, ये सब भेजा करते थे। ठीक है, फिर इससे तो भारत को फायदा होता था, भारत की कमाई होती थी। लेकिन उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने बना बनाया सामान भेजने के बजाय रॉ मटेरियल भेजा, कच्चा माल भेजा, जैसे कि भारत से भेजा कपास, और भारत के कपास से फिर इंग्लैंड में वस्तुएं बनने लगी, क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुकी थी, इंडस्ट्रीज लग चुकी थी। तो उनकी इंडस्ट्री में, उनके उद्योगों में सामान बनता था और बहुत ज्यादा मात्रा में बनता था। क्योंकि मशीनें तो मिनटों में कई सारे प्रोडक्ट बना देती हैं। तो ऐसा हुआ, तो जब ब्रिटेन में सामान बनते थे और फिर वो कहाँ आते थे? भारत के बाजारों में बिकने के लिए आते थे। तो जो मशीनों से सामान बनता था वो कम समय में बनता था, और कम समय में ज्यादा सामान बनता था, तो उसकी कॉस्ट कम आती थी। तो वो सामान भारतीय बाजारों में सस्ती कीमत पर बिकने लगा। ठीक है, अब भारतीय बाजारों में सस्ती कीमत पर दूसरे देश का कपड़ा, दूसरे देश के सामान बिकने लगे, तो क्या हुआ? भारत के लोगों को नुकसान हुआ कि उनका सामान भी नहीं बिक रहा है। ठीक है, और दूसरे देशों का सामान यहाँ आके बिक रहा है, तो उनको हर तरीके से घाटा है कि हम जो बना रहे हैं वो तो हमें मिल ही नहीं रहा, मतलब उसकी रकम तो हमें मिल ही नहीं रही है, और उल्टा हमें उनका सामान खरीद के पेमेंट उनको करनी पड़ रही है कि नहीं? तो भारत औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीति के कारण पहले बुनियादी वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक रहा, लेकिन भारत ने बाद में क्या किया? भारत ने इन्हीं ताकतों से सीख लेकर संरक्षणवादी व्यवस्था की ओर अपना कदम बढ़ाया। भारत ने क्या किया?
भारत ने कहा कि भाई जब ब्रिटिशर्स ऐसा कर सकते हैं कि हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल ले जाके वहां प्रोडक्ट बना के हमारे देश में ही बेच सकते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, तो जिससे भारत के कुछ क्षेत्रों में समस्याएं भी बढ़ने लगी। समस्या के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने भारत में व्यापार के मामले में समस्याएं पैदा करी। तो फिर हम आते हैं कहाँ, अंग्रेजों के बाद, जब भारत आजाद हो गया 1947 के और बहुत बाद 1991। ठीक है, तो 1991 में और ज्यादा समस्याएं भारत में देखने को मिली, जिसमें आर्थिक संकट यानी कि आर्थिक रूप से भारत के लोग परेशान होने लगे, आर्थिक वृद्धि की निम्न दर यानी कि लोगों के पास पैसा बहुत ही धीमी गति से बढ़ रहा था। ठीक है, तो ये सब समस्याएं शामिल रहीं। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद से इन क्षेत्रों में लगाए गए विदेशी निवेश के प्रतिबंधों को हटा दिया। क्लियर? तो 1991 तक क्या था, 1991 तक दुनिया का कोई देश, मतलब 1947 से लेकर जब से भारत आजाद हुआ तब से 1991 तक दूसरे देशों से व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिए, क्योंकि अंग्रेज हमें बहुत ज्यादा लूट के चले गए थे। अब हमें हमारे रिसोर्सेस का प्रयोग करके खुद को डेवलप करना था। इसीलिए 1947 से 1991 तक भारत पर दूसरे देशों के व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए कि दूसरे देशों की कंपनी ना यहां आ सकती हैं, ठीक है, ना यहां से व्यापार कर सकती हैं, क्योंकि हमें खुद के रिसोर्सेस का यूज करके खुद का विकास करना है, खुद का डेवलपमेंट करना है। अब दुनिया के देशों के बीच, मतलब भारत का दुनिया के देशों से व्यापार बंद हो गया। इसके चलते भारत में आर्थिक संकट, आर्थिक समस्या देखने को मिली। फिर 1991 में एक आर्थिक नीति आई, आर्थिक सुधार की नीति आई। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कौन सी नीति आई? 1991 में आर्थिक सुधार की नीति। कौन लेके आया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह लेके आए थे इसको, ठीक है। आर्थिक सुधार की नीति आई, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी आई। उसमें क्या हुआ? उसके तहत 3 कंसेप्ट हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एल, पी और जी। अब एलपीजी क्या है भाई? गैस सिलेंडर वाली गैस नहीं है एलपीजी। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो एलपीजी का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं? उदारीकरण, ठीक, उदारीकरण। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण। और तीसरा काम क्या हुआ? तीसरा यही वैश्वीकरण यानी कि जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये बात समझ में आई आप सभी को? क्लियर? तो ये पॉलिसी अपनाई, जिससे क्या किया? जिससे एलपीजी की पॉलिसी के तहत दुनिया के देशों से अब हमने व्यापारिक संबंध स्थापित करे। तो लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण का मतलब क्या है? कि व्यापार पर जो भी प्रतिबंध लगे हैं, ठीक है, जैसे कि किसी को अगर दूसरे देश के साथ व्यापार करना है उसे लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस को समाप्त कर दिया, ठीक है। आयात निर्यात पर अगर कोई ज्यादा टैक्स लग रहा है उसको कम कर दो। इस तरीके से उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन की नीति को अपनाया ताकि 2 देशों के बीच व्यापार आसान हो सके। दूसरा काम क्या किया? पी मतलब प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण। काफी सारी इंडस्ट्रीज को जो सरकार के स्वामित्व में थी उनको निजी क्षेत्र के हाथों में सौंपने का काम किया, जिससे ग्रोथ तेजी से हो। और तीसरा काम क्या किया? तीसरा, भाई जब लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि ग्लोबलाइजेशन तो ऑटोमेटिकली हो गया। अब व्यापार पर प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे तो भाई दुनिया के देशों से हम व्यापार करने लगेंगे। क्लियर? तो ये पॉलिसी अपनाई गई थी 1991 में, ठीक है। तो विदेशी निवेश के प्रतिबंध को हटा दिया, यानी कि अब फॉरेन के लोग आ सकते हैं, यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में भी आ सकती हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगी, अपना प्लांट लगाएंगी, अपनी कंपनी लगाएंगी, अपनी इंडस्ट्री लगाएंगी और यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा।
क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? चलिए अब देखें, भारत में वैश्वीकरण की हम बात कर रहे हैं, तो भारत में वैश्वीकरण कितना सफल हुआ इसका अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता। क्यों? अब जैसे ये सब काम किए गए, 1991 में एलपीजी की पॉलिसी अपनाई गई, और अभी भी जो हम प्रेजेंट सिनेरियो देखते हैं उन सबको देखते हुए यहाँ पर कहा गया है कि भारत में वैश्वीकरण कितना सफल हुआ, सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, और हुआ तो कितना हुआ, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण अपनाने का भारत का लक्ष्य इसकी ऊंची आर्थिक वृद्धि के साथ साथ इसकी आर्थिक समृद्धि में भी सबको समाहित करने का है। भाई हमारा भारत आर्थिक विकास तो कर रहा है, दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में भी जुड़ने की कोशिश कर रहा है, जुड़ भी गया है, लेकिन क्या हर एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन ठीक हो रही है? क्या हर एक व्यक्ति के पास रोजगार है? क्या हम भारत से गरीबी को दूर कर चुके हैं? बताइए, क्या भारत का हर एक व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है? इन सवालों के जवाब जब आप खोजने जाएंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि भारत में वैश्वीकरण सफल हुआ है, क्योंकि वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का मोटिव क्या है? ग्लोबलाइजेशन का उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास तो करना है, साथ ही साथ हर एक व्यक्ति का आर्थिक विकास होना चाहिए, हर एक व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न दिखाई दे, ठीक है, सभी आर्थिक विकास में समाहित हों, तो जो भारत के नागरिकों की समृद्धि के लिए भी लाभकारी है। यानी कि हम किस दिन ये बात कह सकते हैं कि भारत में वैश्वीकरण सफल हुआ है? हम उस दिन ये बात कह सकते हैं जब भारत से गरीबी पूरी तरीके से दूर हो जाएगी, भारत के हर एक व्यक्ति के पास रोजगार होगा। ऑलराइट, क्लियर? चलिए आगे की बात करते हैं, वैश्वीकरण पर प्रतिरोध। ठीक है, तो वैश्वीकरण के लिए राजनीति में वामपंथी समर्थकों का कहना है कि प्रचलित वैश्वीकरण की प्रक्रिया एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें निजी कंपनियों द्वारा उत्पादन और वितरण का लाभ उठाने के उद्देश्य से संचालन होता है, और यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। अब देखना, यहां पर आपको दो विचारधाराएं देखने को मिलेंगी, दो विचारधाराएं यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। वो कौन कौन सी होगी? वो कौन कौन सी होगी दो विचारधारा? एक होगी आपकी वामपंथी और एक होगी आपकी दक्षिणपंथी। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये वामपंथी और दक्षिणपंथी क्या होता है? वामपंथी और दक्षिणपंथी क्या होता है? बताइए भाई, बताइए। तो वामपंथी जो होते हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सिर्फ अमीरों को ही अमीर नहीं बनना है भाई, गरीबों पर भी ध्यान दो। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा गरीबी दूर करने की बात करते हैं, समाज के हर एक तबके की बात करते हैं। समझ में आ रही है बात? देखो, क्योंकि इसीलिए वामपंथियों ने कहा है कि वैश्वीकरण के लिए राजनीति में वामपंथी समर्थकों का कहना है कि जो वर्तमान में वैश्वीकरण की प्रक्रिया चल रही है वो एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है, ऐसी इकोनॉमिक प्रोसेस या ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें निजी कंपनियों द्वारा उत्पादन और वितरण का लाभ उठाने के उद्देश्य से संचालन होता है। यानी कि सिर्फ प्राइवेट कंपनीज को ही प्रॉफिट हो रहा है वैश्वीकरण की आज के सिस्टम के तहत। ठीक है, उन्हीं को लाभ हो रहा है, वही ज्यादा से ज्यादा अपनी सामग्री को बेचने में लगी हुई है, तो प्रॉफिट किसको होगा? उन्हीं को होगा। तो भाई जहां पर आप प्राइवेटाइजेशन को देखते हैं तो आप किस प्रकार की इकोनॉमी को देखते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को देखते हैं, कैपिटलिज्म को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो अगर कोई चीज पूरे तरीके से निजी हाथों में हो, पूरे तरीके से उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, यानी कि वो देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तहत चल रहा है। ठीक है, तो देखा जाए तो इसका एकमात्र लक्ष्य केवल अपना लाभ ही है, सिर्फ निजी कंपनियों का लाभ ही है, सबका साथ सबका विकास नहीं है। क्लियर हो रही है बात? तो इसने गरीबों को और गरीब, यानी कि आज की जो वैश्वीकरण की व्यवस्था हमें दिखाई देती है, आज का जो ग्लोबलाइजेशन का सिस्टम हमें दिखाई देता है, उसके तहत हमें यह देखने को मिलता है, उसका रिजल्ट ये देखने को मिल रहा है कि गरीबों को और गरीब तथा अमीरों को और भी अमीर बनाया है इस व्यवस्था ने।
ठीक है। तो वैश्वीकरण ने राज्य के निर्धनों की सुरक्षा के लिए राज्य को ही कमजोर बना दिया है। वैश्वीकरण के चलते आप इकोनॉमी को डेवलप करने की बात कह रहे थे, ठीक है, निर्धनों की सुरक्षा की बात कर रहे थे, लेकिन निर्धन सुरक्षित नहीं है, निर्धन और ज्यादा निर्धन हो गए हैं और ज्यादा गरीब हो गए हैं। यानी कि वामपंथी किस विचारधारा की बात कर रहे हैं? वामपंथी एक तरीके से समाजवादी विचारधारा की ओर अपना रुख दिखाते हैं और दक्षिणपंथी एक तरीके से पूंजीवादी विचारधारा की ओर अपना रुख दिखाते हैं। है कि नहीं? है कि नहीं? बिल्कुल है। दिख रहा है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? क्लियर यहां तक की कहानी? चलिए अब देखना, ध्यान से सुनना है भाई, ध्यान से। हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो वैश्वीकरण लोगों को उनकी आर्थिक संस्कृति से दूर ले जा रहा है। वैश्वीकरण क्या कर रहा है? लोगों को उनकी आधारभूत संस्कृति से दूर ले जा रहा है। भारत की हम बात करें, भारत में ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जम के हुआ है। उसका प्रभाव सबसे ज्यादा भारत की संस्कृति पर दिखाई देता है। जैसे कि भारत का पहनावा बदल चुका है, भारत का रहन सहन बदल चुका है, भारत की बोली वाणी बदल चुकी है, भारत का खान पान बदल चुका है, भारत के बच्चे बदल चुके हैं, भारत की युवा पीढ़ी बदल चुकी है। क्या जिस प्रकार की हमारी संस्कृति पहले थी वो भारत के कोने कोने में दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। तो वैश्वीकरण लोगों को उनकी आधारभूत संस्कृति से दूर ले जा रहा है। उनके पुराने मूल्य और क्रियाकलाप उनसे छूटते जा रहे हैं। जो हमारी पुरानी इथिकल वैल्यूज हैं, पुरानी परंपराएं, पुरानी ट्रेडिशन है, उनसे हम दूर होते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न ट्रेडिशन को अपनाते जा रहे हैं। तो ऐसे कई आंदोलन हुए हैं जिसमें वैश्वीकरण का विरोध तो हुआ है, लेकिन इसके मूलभूत आधार का नहीं। वैश्वीकरण का तो लोगों ने विरोध किया, लेकिन जो वैश्वीकरण का मूलभूत आधार है उसका विरोध नहीं किया। तो इन आलोचकों ने कुछ विशिष्ट वैश्वीकरण के क्रियाकलापों को साम्राज्यवाद का ही रूप किया है, रूप कहा है कि भाई वैश्वीकरण का जो कंसेप्ट, वैश्वीकरण की अवधारणा जो हमें प्रेजेंट सिनेरियो में दिखाई देती है, ये साम्राज्यवाद का स्वरूप है। अंग्रेज किस लिए आए थे हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स का शासन क्यों रहा? उन्हें अपना साम्राज्य बढ़ाना था। कई वर्षों तक हमें, सैकड़ों वर्षों तक हमें गुलाम बना के रखा, यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। तो अंग्रेज, एक कहावत नहीं कहते अपन कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ के चले गए, है कि नहीं? तो वाकई में छोड़ के गए हैं। तो आपको जो वेस्टर्न कल्चर पूरे भारत में दिखाई देता है या दुनिया के दूसरे देशों में दिखाई देता है, दुनिया के दूसरे देशों में तो फिर भी कम दिखाई देगा, लेकिन भारत में ये बहुत ज्यादा दिखाई देता है। तो क्या साम्राज्यवाद का एक रूप नहीं है? ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद का एक रूप है कि नहीं है? बिल्कुल है कि हमने उनकी चीजों को अपना लिया और हम अपनी चीजें भूल गए। किसके चलते? किसके प्रभाव के कारण? वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण। ऑलराइट, क्लियर हुई बात? हाँ जी, कोई डाउट तो बताइए जल्दी से कमेंट करके, आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक पहुंचाया जाएगा। ऑलराइट, चले आगे। चलिए, तो वर्ष 1999 में सिएटल की विश्व व्यापार संगठन की बैठक में, सिएटल में WTO विश्व व्यापार संगठन की बैठक हुई, ठीक है। उस बैठक में व्यापार के कुछ अनुचित नियमों का विरोध भी हुआ कि व्यापार के जो नियम सही नहीं हैं उनको खत्म करना चाहिए। और इनका कहना था कि इस उदित होते वैश्वीकरण में विकासशील देशों के हितों को अनदेखा किया जा रहा है। जो विकासशील देश हैं उनके हितों को अनदेखा किया जा रहा है वैश्वीकरण के चलते। तो वर्ल्ड सोशल फोरम, इस पर ध्यान देना। वर्ल्ड सोशल फोरम ये क्या है? ये क्या है? वर्ल्ड सोशल फोरम ये क्या है? जो कि एक नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध में एक विश्व स्तरीय मंच है। इसमें महिला कार्यकर्ता संगठन, युवा, पर्यावरणविद, मानव अधिकार कार्यकर्ता आदि सभी शामिल हैं और ये सभी मिलकर नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं कि जो प्रेजेंट में वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का स्वरूप हमें दिखाई देता है वो हमें तरक्की की ओर नहीं ले जा रहा है, ठीक है, वो हमें नीचे ले जा रहा है। इस व्यवस्था में गरीब और गरीब दिखाई देता है और अमीर और ज्यादा अमीर दिखाई देता है, यानी कि सबका साथ सबका विकास का कंसेप्ट यहां पर लागू होता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। तो इस तरीके से वैश्वीकरण का प्रतिरोध भी हुआ है और भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव हमें किस तरीके से दिखाई देता है ये भी हमने जाना।
ऑलराइट, कोई डाउट हो तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। आपके हर एक सवाल का जवाब आपके कमेंट बॉक्स में पहुंचाया जाएगा। ऑलराइट, चलिए तो चलते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। रोज रात को 10 बजे 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का सेशन होता है, तो उसमें जुड़ना नहीं भूलना है आप सभी को। ठीक है, तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए और आप हमसे तुरंत ही जुड़ जाएं। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। सारी चीजें सारी जानकारी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।